नमस्कार, मैं सुरेश देवदा, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। अब हम क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट से समास टॉपिक पर हम विचार करते हैं या उस पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समास। अब समास में सबसे पहली चीज़ आती है कि समास का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र है समसनय समास है। अब इस सूत्र की जो अर्थ है, उस सूत्र का अर्थ क्या है? समसनय समास है। तो समसनय का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात छोटा रूप। छोटा रूप, तो छोटे रूप में लिखना ही वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब तो जैसे छोटे रूप में लिखना, जैसे राम और राम। अब इस एक शब्द को हमको छोटे रूप में लिखना है, तो जैसे राम, द्विवचन की विभक्ति है, तो इसका अर्थ हो गया दो राम। तो वही हिंदी है इसकी कि एक राम और एक राम, यानी राम और राम। तो इस प्रकार से छोटे रूप में लिखना। अब दूसरी चीज़ आती है, जैसे समास की परिभाषा है। तो परिभाषा यदा अनेकानि पदानि मिलित्वा एकम पदम जायते तदा से समासः कथ्यते। यदा अनेकानि पदानि मिलित्वा एकम पदम जायते तदा से समासः कथ्यते। जब अनेक पद मिलित्वा मिलकर एक पद जायते बन जाते हैं, तब वह समास कहलाता है। अब समास की अलग अलग पद, जैसे समास में दो पद होते हैं। पहला पद जिसको पूर्व या प्रथम पद बोला जाता है, और दूसरा पद जिसको द्वितीय या उत्तर पद बोला जाता है। समास को तोड़ना। तो समास को तोड़ना वो समास विग्रह कहलाता है। समास को तोड़ने की प्रक्रिया है वो क्या है? समास विग्रह। और समास विग्रह को पुनः जोड़ना वो होता है सामासिक पद, या इसको दूसरा बोला जाता है समस्त पद। यानी समास को वापस जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है समास विग्रह को, उसको क्या बोला जाता है? समस्त या सामासिक पद बोला जाता है। और समास को जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? समास विग्रह। जिस प्रकार से संधि में होता है कि संधि को तोड़ने की प्रक्रिया है, जो दो पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है? संधि को तोड़ने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। और संधि के जो विच्छेद हुआ है उसको वापस जोड़ने की, जो दोनों पदों के जोड़ने की प्रक्रिया है, उसको संधि पद बोला जाता है। उसी प्रकार समास को तोड़ने की प्रक्रिया समास विग्रह, और समास विग्रह को वापस जोड़ने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? सामासिक पद या समस्त पद। अब आता है प्रकार। प्रकार में सामान्य रूप से हम 6 प्रकार पढ़ते हैं।
चाहे हिंदी सब्जेक्ट हो चाहे संस्कृत सब्जेक्ट हो। सामान्य रूप से इसके हम 6 प्रकार पढ़ते हैं, बाकी मूल रूप से मौलिक रूप से समास के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। जैसे पहला है केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा समास है द्वंद्व समास, लास्ट 5वां समास है बहुव्रीहि समास। ये समास के 5 प्रकार होते हैं। पहला केवल समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्वंद्व समास और 5वां बहुव्रीहि समास। अभी हम ये सोच रहे हैं कि इसके अलावा भी 2 प्रकार है, जैसे द्विगु समास कहाँ गया, क्रमधारय समास कहाँ गया, वो भी अलग है, उनके भी भाग बता देते हैं। तो 5 समास के प्रकार हो गए। अब द्विगु समास, क्रमधारय समास ये कहाँ गए? तो इनके लिए आता है समास के प्रकारों के प्रकार। प्रकारों के प्रकार यानी उपभेद। तो उपभेद में तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास के 3 उपभेद हैं। ठीक है, पहला है वैयाधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा आता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और तीसरा है इसका उपभेद, वो है नए तत्पुरुष समास। ये है 3 तत्पुरुष समास के उपभेद। अब इन्हीं उपभेदों में समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, इसका दूसरा नाम है वो है क्रमधारय समास। तो इस प्रकार क्रमधारय समास है वो किसका प्रकार हो गया? तत्पुरुष समास का उपभेद। और इसी क्रमधारय समास का एक उपभेद है जिसका नाम है द्विगु समास। तो इस प्रकार से ये प्रकार पूरे, यानी कि द्विगु समास और क्रमधारय समास है वो किसी का भाग है? तत्पुरुष समास का ही भाग है। ये तो हो गई समास के बारे में बेसिक जानकारी, यानी उनके प्रकार और उसकी सामान्य जानकारी। अब जैसे हम प्रकारों के बारे में लेते हैं, 10th क्लास में 3 समास है, सिलेबस में 3 समास है। एक अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास का भाग क्रमधारय समास और तीसरा है द्वंद्व समास। अब इस द्वंद्व समास इसके भी अलग अलग प्रकार है। जैसे पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास और इसका तीसरा भाग है वो है
एक शेष द्वंद्व समास। ये 3 प्रकार द्वंद्व समास के हैं। तो 10th के सिलेबस में हमारे ये 3 समास हैं। ठीक है, हम इन 3 समासों के बारे में आप पढ़ते हैं पहले। तो जैसे पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले इस समास की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा क्या है? जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। तो क्या है अव्ययी भाव समास की परिभाषा? कि जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब आता है कि अव्यय और उपसर्ग ये दोनों चीजें क्या है? तो अव्यय, इसका विपरीत शब्द व्यय। अब व्यय के बारे में हमको पता है, यानी कि खर्च करना, जिसको खर्च किया जा सके वो व्यय कहलाता है। तो इसका उल्टा क्या है? अव्यय, यानी जिसे खर्च नहीं किया जा सके वो क्या कहलाता है? अव्यय। अब अव्यय में यहाँ पर परिभाषा में क्या है खर्च करने का अर्थ? जिस शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, अर्थात अविकारी शब्दों को अव्यय पद माना जाता है। अब अविकारी शब्द क्या है? तो अविकारी शब्द यही है कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन या विभक्ति ये नहीं चलते हैं, अर्थात जिनके शब्दरूप नहीं चलते हैं। साधारण भाषा में जिन शब्दों के शब्दरूप नहीं चलते हैं, जैसे राम शब्द का शब्दरूप चलता है, लता का चलता है, बालक चलता है, उसी प्रकार अश्व या पुष्प, तो इन शब्दों के क्या चलते हैं? रूप चलते हैं। उसी प्रकार जिन शब्दों के रूप नहीं चलते हैं वो क्या कहलाता है? अविकारी, यानी अव्यय पद। अर्थात चाहे हमारा वाक्य कोई से भी लिंग में हो, चाहे कोई से भी वचन में हो, चाहे कोई से भी रूप में हो, चाहे कोई सी भी विभक्ति में हो, अव्यय हमेशा अपने यथा स्वरूप में ही रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कहलाता है अव्यय। अब दूसरी चीज आती है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर, किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो कहलाता है उपसर्ग। अब यहाँ पर आ गया कि अव्यय वो अव्ययी भाव समास। तो उपसर्ग के माध्यम से किस प्रकार से अव्यय पद बना? क्योंकि जिस शब्द में पहला पद उपसर्ग हो वो भी पद क्या माना जाता है? अव्यय माना जाता है। कैसे? जैसे ग्राम शब्द है। अब ये ग्राम शब्द है, इसका रूप चलता है, वो किसके अनुसार चलेगा? फल शब्द के अनुसार। फल शब्द नपुंसकलिंग, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे सीता, ये आकारांत का स्त्रीलिंग है, इसके भी रूप चलते हैं। तो अब उपसर्ग की बात आ रही है कि इसमें पहला पद उपसर्ग कैसे हो। जैसे हमने ग्राम के पहले उपसर्ग लगा दिया, उपग्राम, ये उपसर्ग हो गया। अब इसके रूप निकालो, देखें। ग्राम शब्द का कोई रूप नहीं निकलेगा। पहले केवल ग्राम शब्द था तो ये नपुंसकलिंग के अनुसार यानी फल शब्द के अनुसार इसके रूप चलते थे।
सीता है, इसके रूप निकालो अनुसीता। अब इसके पीछे पहले क्या आ गया, उपसर्ग आ गया। अब सीता आकारांत का स्त्रीलिंग है, केवल सीता शब्द है तो ये आकारांत का स्त्रीलिंग है, इसके रूप चलते हैं। यदि इसके पहले ये उपसर्ग लग गया तो अब ये उपसर्ग पद ने होकर ये दोनों ही पद क्या है, अव्यय पद है। और अव्यय पद की अभी परिभाषा बताई कि अविकारी शब्दों को अव्यय पद बोला जाता है, अर्थात जिन शब्दों के रूप नहीं चलते हैं, शब्द रूप नहीं बनते हैं, वो क्या कहलाता है, अव्यय पद कहलाता है। तो यही है कि उपसर्ग यदि किसी भी शब्द से पहले यदि जुड़ जाता है तो वो शब्द उपसर्ग का न होकर पूरा का पूरा पद, पूरा का पूरा पद एक क्या माना जाएगा, अव्यय माना जाएगा। अब आती है चीज़ कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा के ये दोनों शाब्दिक अर्थों का तो अर्थ हमने समझ लिया। अब परीक्षा में इनके उदाहरण हैं, उनका कैसे निदान करें, तो उनके बारे में तो साफ लिखा हुआ है परिभाषा में कि जिस शब्द में पहला पद क्या हो, अव्यय या उपसर्ग हो, वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। जैसे इसमें पहला आता है उदाहरण, जैसे प्रति उपसर्ग का उदाहरण है, प्रति उपसर्ग। अब प्रति उपसर्ग का उदाहरण जैसे है प्रतिग्रामम, प्रतिस्थानम। इन दोनों उदाहरणों का हम समास विग्रह करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस उपसर्ग का अर्थ आना चाहिए। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है हर एक। दूसरी चीज, प्रति उपसर्ग का अर्थ हर एक है, उसके बाद में इसमें विभक्ति का कौन सा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समास विग्रह करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले कारकों का ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से संधि के लिए वर्णों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार से समास के लिए कारकों का ज्ञान आवश्यक है। तो प्रति उपसर्ग का अर्थ हमने लिख दिया हर एक। अब दूसरी चीज आती है कि इसमें विभक्ति, वो कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रति उपसर्ग के योग में। तो प्रति उपसर्ग के योग में विभक्ति हमेशा द्वितीय या सप्तमी, दो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। या तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करो और या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करो। अब इसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रति उपसर्ग का कोई भी उदाहरण आया हुआ है तो उसमें हमको विप्सा का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये विप्सा क्या है, तो इस विप्सा के बारे में बताते हैं कि विप्सा है क्या, कि विप्सा है जिसमें उत्तर पद को दो बार लिखा जाता है, जिसमें उत्तर पद को दो बार लिखा जाता है। पहले भी पढ़ा था हमने कि समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद यानी पूर्व पद और द्वितीय पद यानी उत्तर पद। तो जिस शब्द में उत्तर पद यानी दूसरे पद को कितनी बार लिखा जाता है, दो बार लिखा जाता है, वो कहलाता है विप्सा। और यदि विप्सा का प्रयोग कर रहे हो और उसमें एक शब्द में द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके दूसरे पद में भी हमको द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, ना कि सप्तमी विभक्ति का। यदि एक शब्द में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें दूसरे पद में भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है, ना कि द्वितीय विभक्ति का। ये ध्यान रखना है। तो जैसे अब इसका क्या करना है, सबसे पहले हिंदी बनानी है। प्रति यानी हर एक और ग्रामम यानी गाँव। तो हिंदी क्या हुई इसकी कि हर गाँव या हर एक गाँव। अब यहाँ पर हमको दो पद मिल गए, प्रथम पद और उत्तर पद। अब इनका संस्कृत में विग्रह करना है, यानी इनकी संस्कृत बनाना है, वही इसका समास विग्रह होगा। तो हर की क्या होगी, प्रति, और गांव की क्या है, ग्राम। अब बनाओगे कैसे, पहले विप्सा का प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या होगा, विप्सा का प्रयोग करना है। अब विप्सा का प्रयोग किस में करना है, हमको द्वितीय विभक्ति में।
अब यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद क्या है, प्रति, और दूसरा पद क्या है, ग्रामम। ठीक है, अब इनके देखो पद है वो क्या हो गए, चेंज हो गए, हुए कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखो हर एक ही है, प्रति एक ही है, यानी दोनों पूर्व पद में है। गांव दो यानी द्वितीय पद में, यहाँ पर ग्रामम द्वितीय पद में, यानी दोनों यहाँ पर सेम है, परंतु इसका समास विग्रह करोगे तो ये पद भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इस द्वितीय पद का पहले प्रयोग करना है, या तो द्वितीय पद यानी गांव, तो ग्राम, इस ग्राम को दो बार लिखो। विभक्ति का प्रयोग कौन सी है, या तो द्वितीय विभक्ति का करो या सप्तमी का करो, करना एक में ही है, दोनों पदों में एक ही विभक्ति का, तो इसे द्वितीय विभक्ति। तो ग्राम शब्द की द्वितीय विभक्ति फल शब्द के अनुसार फलम, तो ग्रामम, दो बार लिखना है, ग्रामम ग्रामम। क्यों, क्योंकि इसमें विप्सा का प्रयोग हुआ है, जिसमें उत्तर पद को दो बार, तो गांव को दो बार लिख दिया और द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हो गया। अब बच्चा क्या, हर, हर की संस्कृत क्या है, प्रति, तो ग्रामम ग्रामम प्रति, ये हो गया इसका समास विग्रह। दूसरी चीज़ है प्रतिस्थानम, तो स्थान, हर, प्रति यानी हर और स्थानम यानी स्थान, तो हर स्थान या हर एक स्थान, हर स्थान। इसमें भी सेम वही है, दो पद है, प्रथम पद और द्वितीय यानी उत्तर पद। इधर भी प्रथम पद और दूसरा द्वितीय पद, दो पद है। अब क्या करना है, सेम वही जो यहाँ पर हमने समास विग्रह किया वही होगा कि सबसे पहले क्या करना है, द्वितीय पद यानी उत्तर पद को दो बार लिखना है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, विप्सा का प्रयोग हुआ है। तो स्थान को दो बार लिखो। करना क्या है, दो बार लिखते समय या तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगाओ या सप्तमी विभक्ति लगाओ। जैसे हमने यहाँ पर पहले उदाहरण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया, दूसरे उदाहरण में जैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो स्थान की सप्तमी विभक्ति क्या होगी, क्योंकि स्थान यहाँ पर क्या है, एक वचन है, ठीक है, और नपुंसकलिंग का शब्द है, तो नपुंसकलिंग शब्द रूप फल शब्द के अनुसार चलते हैं। फल शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, फलय। उसी प्रकार स्थान शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, स्थान है, तो स्थाने, दो बार लिखना है, स्थाने प्रति, ये हो गया इसका, ठीक है। तो इसके बारे में समझ में आया कि प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, हर एक, इसमें विभक्ति का कौन सी का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि विप्सा का प्रयोग होता है। विप्सा क्या है, जिसमें उत्तर पद को दो बार लिखा जाता है और पहले लिखा जाता है, वो विप्सा कहलाता है। अब दूसरी चीज़ आती है अनु उपसर्ग। अब अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, के अनुसार या के पीछे या के योग्य, तीन अर्थ होते हैं अनु उपसर्ग के अनुसार। इसकी संस्कृत क्या होती है, अंतिक्रम में, के पीछे पश्चात है, के योग्य की योग्य। अब इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, अनु उपसर्ग के योग में। तो अनु उपसर्ग के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। जैसे इसके उदाहरण, अनुजनकम, अनुलतम, ये दो उदाहरण हैं। अब इनको बनाओ तो सबसे पहले क्या करना है, इसी की तरह पहले उपसर्ग का अर्थ निकालो।
और उसके बाद में दूसरे पद का अर्थ निकालो, दोनों की हिंदी लिखो, उसके बाद में उस हिंदी के अनुसार उसका समास विग्रह करो और बाद में इसको भूल जाओ, उस हिंदी के अनुसार ही करना है। जैसे यहाँ पर पद चेंज नहीं हुए, जैसे प्रथम पद है ग्राम, पर द्वितीय पद है तो हर प्रथम पद है गांव, द्वितीय पद है, यहाँ पर पद चेंज होंगे। ठीक है, जैसे अनु का अब 3 अर्थ है, तीनों में से कोई एक ले लो। जैसे के अनुसार ले लिया हमने, तो अनु यानी के अनुसार, जनक, जनक यानी पिता, तो पिता के अनुसार। अब यहाँ पर देखो दोनों ही पद चेंज है, क्योंकि यहाँ पर पिता है वो प्रथम पद में है और यहाँ पर पिता है वो द्वितीय पद में है, चेंज है। दूसरा है के अनुसार, ये द्वितीय पद में है और यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रथम पद में है। तो अब हमको इसके अनुसार नहीं मानकर इसके अनुसार समास विग्रह करना है, यानी हिंदी के अनुसार इसका समास विग्रह करना है। तो करना क्या है, पहले पिता, इस पिता की संस्कृत जनक लिखा हुआ है तो जनक। अब कर दूसरी चीज अनुपसर्ग, अनुपसर्ग के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जनक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो जनक शब्द क्या है, अकारांत का पुल्लिंग है, जनक अकारांत का पुल्लिंग शब्द। अब अकारांत का पुल्लिंग शब्द राम शब्द के अनुसार चलता है, क्योंकि यह पे क्या है, अकारांत का पुल्लिंग है। तो राम शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि पिता एक ही है यहाँ पर तो एक वचन, तो राम शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, रामस्य। उसी प्रकार जनक शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, जनकस्य। और के अनुसार की संस्कृत क्या होती है, के अनुसार अंतिग्र में, अंतिग्र में, ये हो गया इसका समास विग्रह। जैसे दूसरा है अनुलतम, तो इसकी बना लो, अनु यानी के अनुसार, तो दूसरा है के पीछे है या तीसरा है के योग्य, कोई सी भी एक बना लो, जैसे के योग्य, और लतम यानी लता के, तो लता के योग्य या लता के अनुसार या लता के पीछे, लता के योग्य, ये हो गई इसकी हिंदी। अब यहाँ पर भी पद चेंज है, लता प्रथम पद और के योग्य उत्तर पद, और इधर अनु प्रथम पद और लतम द्वितीय पद यानी दूसरा पद, तो दोनों ही पद अलग अलग है। तो हमको किसके अनुसार करना है, इस हिंदी के अनुसार इसका समास विग्रह करना है। तो सबसे पहले लता, उसकी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है अनुपसर्ग के योग में। तो लता शब्द है वो आकारांत का स्त्रीलिंग है, और आकारांत का स्त्रीलिंग वो किसके अनुसार चलता है, बालिका। ठीक है, तो बालिका शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, बालिकाया। उसी प्रकार लता शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, लताया। तो लताया, और के योग्य की संस्कृत है वो क्या है, योग्य है। और यदि यहाँ पर हम लता के पीछे इस प्रकार हिंदी बनाए तो लताया पश्चात है। ठीक है, तीसरी चीज आती है इसका है, वो है उपसर्ग का। तो तीसरा है उपसर्ग। तो उपसर्ग का अर्थ है के पास। अब के पास की संस्कृत है समीपम।
ठीक है। अब समीपम है, अब इसमें आता है कि विभक्ति का प्रयोग करना है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। उपसर्ग के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे इसके उदाहरण, उपग्रामम या उपगंगम, तो इसके अनुसार उपसर्ग के अर्थ क्या होगा? के पास, और ग्रामम यानी गांव के। तो हिंदी क्या हो गई इसकी? गांव के पास। वही है, दो पद मिल गए हमको, पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, और इधर पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद अलग अलग है। यहाँ पर उपसर्ग पहले है, यहाँ पर द्वितीय पद में चला गया। यहाँ पर गांव है वो पहले, यहाँ पर द्वितीय पद में चला गया। तो हमको किसके अनुसार समास विग्रह करना है? हिंदी के अनुसार। तो इसमें गांव में लगाओ, द्वितीय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करो। तो गांव यानी ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द है वो नपुंसक का फल शब्द। तो फल शब्द की षष्ठी विभक्ति पहले भी आई थी हमें, फल शब्द की षष्ठी विभक्ति गांव एक ही है तो एक वचन की, तो फल शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है फलस्य। उसी प्रकार गांव की षष्ठी विभक्ति यानी ग्राम शब्द की षष्ठी विभक्ति है वो ग्रामस्य। और के पास समीपम। दूसरा है उपगंगम। उप यानी के पास और गंगम यानी गंगा के। गंगा के पास, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। तो इसके अनुसार करो। गंगा आकारांत का स्त्रीलिंग है, लता के अनुसार चलेगा, तो लता की षष्ठी विभक्ति का एक वचन लताया, तो गंगा की षष्ठी विभक्ति का एक वचन गंगाया, और के पास की समीपम। जैसे उपासवम, उप यानी के पास, तो अश्व, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े के पास, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उसकी बनाओ अश्व है, अश्व यानी अकारांत का पुल्लिंग, और अकारांत का पुल्लिंग किसके अनुसार चलेगा? राम शब्द, तो राम शब्द के अनुसार चलेगा। तो राम शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि घोड़ा भी एक ही है तो एक वचन क्या होगा? रामस्य। तो उसी प्रकार अश्वस्य के पास की समीपम। अब चौथी चीज आती है निरुपसर्ग। तो निरुपसर्ग है तो उसका अर्थ क्या होता है? अभाव यानी बिना, जिसकी संस्कृत है अभाव है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इसका उदाहरण जैसे निर्धना, निर्मस्कम। तो निर्धन है, इसका अर्थ निकालो। पहले निरुपसर्ग का अर्थ अभाव, और धन है तो धन का अभाव। प्रथम पद धन और द्वितीय पद अभाव। यहाँ पर पद अलग है, निरुपसर्ग पहले है और धन दूसरे पद में।
तो दोनों के ही पद अलग अलग है। तो इसके अनुसार हमको करना है धन शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो षष्ठी विभक्ति धन शब्द की नपुंसकलिंग फल शब्द के अनुसार फलस्य है, तो धनस्य, और अभाव की संस्कृत क्या होगी, अभाव है। दूसरा है निर्मस्कम, तो मशक शब्द का अर्थ क्या होता है, मच्छर। तो यहाँ पर मच्छर, या तो एक मच्छर लिख लो और या बहुवचन बनाओ तो बहुवचन। जिस प्रकार से यहाँ पर जिस वचन से हम हिंदी बना रहे हैं वही वचन यहाँ पर इसके समास विग्रह में काम आएगा। यदि एक वचन की हिंदी बना रहे तो एक वचन का ही समास विग्रह करना है, बहुवचन की बना रहे तो बहुवचन का, या द्विवचन की बना रहे तो द्विवचन का। तो यहाँ पर जैसे हमने बहुवचन लगा दिया, मच्छरों का अभाव, तो बहुवचन है, प्रथम पद मच्छर, यहाँ पर द्वितीय पद में है मच्छर का अभाव, यानी अभाव है वो द्वितीय पद में है, यहाँ पर प्रथम पद में। तो बनाओ, कैसे बनाएंगे, पहले क्या करना है, मच्छर शब्द। अब मच्छर शब्द की संस्कृत क्या है, मशक। तो मच्छर शब्द हमेशा अकारांत का पुल्लिंग माना जाता है, और अकारांत का पुल्लिंग किसके अनुसार चलेगा, राम शब्द के अनुसार। तो राम शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, रामस्य। और परंतु हमारे यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, तो राम शब्द की बहुवचन की षष्ठी विभक्ति है वो क्या होगी, रामाणाम। उसी प्रकार मच्छर शब्द यानी मशक शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, मस्कणाम। और अभाव की अभाव है। अगली चीज आती है पांचवां उदाहरण अवयवी भाव समास का, जैसे यथा उपसर्ग। उपसर्ग नहीं, यथा ये एक अव्यय पद है, क्योंकि इस शब्द के कोई रूप नहीं चलते हैं। जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा। अब यहाँ पर राजा एक वचन है, क्या है, एक वचन, यानी जैसा, यथा वही पद है, और इसी का योजक शब्द है वो है तथा, वैसी प्रजा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अव्यय पद है वो, चाहे हमारा वाक्य एक वचन में है, चाहे द्विवचन में है, चाहे बहुवचन में है, चाहे कोई से लिंग में है, चाहे कोई सी भी विभक्ति में है, ये हमेशा अपने यथा स्वरूप में रहता है। तो यथा उपसर्ग अव्यय पद है, इसका उदाहरण यथा उपसर्ग अव्यय पद का अर्थ होता है के अनुसार। जैसे अनुपसर्ग आया हुआ, अनुपसर्ग के अनुसार यथा अव्यय पद है, इसका भी अर्थ है के अनुसार, यानी अंतिक्रम में। और या कि योग्य, योग्य की योग्य। अब इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का। यथा अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यथाशक्ति या यथाशक्ति, या यथा योग्यम, ये दो उदाहरण। तो पहले क्या करना है, यथा का बनाओ। तो यथा का अर्थ क्या है, के अनुसार या के योग्य। तो जैसे के अनुसार और शक्ति में यानी शक्ति के, तो इसकी हिंदी क्या हो गई, शक्ति के अनुसार। दोनों पद मिल गए हमको, शक्ति पूर्व पद और के अनुसार द्वितीय पद। अब इनमें
विभक्ति कौन सी लगनी है? द्वितीय विभक्ति का। तो शक्ति की द्वितीय विभक्ति क्या होती है? शक्ति यहाँ पर देखो कौन सा पद है? इकारांत का स्त्रीलिंग। और इकारांत का स्त्रीलिंग है वो किसके अनुसार चलता है? मति शब्द रूप के अनुसार। तो मति शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति क्या? कि शक्ति, तो मति शब्द की द्वितीय विभक्ति उसका एक वचन क्या होगा? तो मति शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है मति। उसी प्रकार शक्ति शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन शक्ति के अनुसार की अनतिक्रम्य। दूसरी चीज है यथा योग्यम। तो यथा यानी के अनुसार, या जैसे दूसरा पद क्या है? योग्य। तो योग्य, तो यथा यानी योग्य और योग्यम यानी योग्यता। तो योग्यता के योग्य या योग्यता के अनुसार। जैसे योग्यता के योग्य। तो यहाँ पर पूर्व पद योग्यता और द्वितीय पद यथा यानी के योग्य आ गया। तो इसकी बनाओ योग्यता। ये क्या है? आकारांत का स्त्रीलिंग। और आकारांत का स्त्रीलिंग किसके अनुसार चलेगा? लता शब्द के अनुसार। तो लता शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है? लता, लताम। ठीक है, तो वे योग्यता की द्वितीय विभक्ति का एक वचन योग्यताम। और योग्य क्यों? योग्य। ये हो गया अव्ययीभाव समास का 5वां उदाहरण यथा अव्यय। अब लास्ट इसका उदाहरण है वो है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग के भी उदाहरण आते हैं अव्ययीभाव समास में। जैसे अब पहले ये देखो कि आ उपसर्ग है, वो आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग होते हैं कितने? कुल 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। उन्हीं का प्रकार है कि एक आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तक, जिसकी संस्कृत क्या है? पर्यंत है। इसमें विभक्ति लगेगी प्रथमा या द्वितीय, दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे इसका उदाहरण आबालम या आवृद्धम। इसके दो उदाहरण। पहला है आबालम यानी आ का अर्थ क्या है? तक। बालम यानी बाल्यावस्था। ठीक है, बचपन। तो बचपन तक या बाल्य अवस्था तक। बाल्यावस्था तक। आगे दोनों पद प्रथम और द्वितीय पद। अब प्रथम पद बाल्यावस्था, इसमें या तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करो और या द्वितीय विभक्ति का। करना एक ही का ही है, दोनों का नहीं। तो जैसे प्रथम विभक्ति का प्रयोग कर रहे हो तो बाल्यावस्था यानी आकारांत का स्त्रीलिंग लता के अनुसार चलेगा। तो बाल्यावस्था का बाल्यावस्था। और तक की क्या होती है? पर्यंत। दूसरा उदाहरण है इसका आवृद्धम। तो वृद्धम यानी वृद्धावस्था, आ यानी तक। तो वृद्धावस्था तक। इसमें भी प्रथम पद वृद्धावस्था और द्वितीय पद तक। तो वृद्धावस्था इसमें लगाओ, ये भी क्या है? आकारांत का स्त्रीलिंग है। अवस्था, अवस्था शब्द आकारांत का स्त्रीलिंग माना जाता है, लता के अनुसार चलता है। जैसे यहाँ पर बाल्यावस्था में प्रथमा विभक्ति का हमने प्रयोग किया लता, तो यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग कर लो द्वितीय विभक्ति का, तो लता की द्वितीय विभक्ति लताम। तो वृद्धावस्था की वृद्धावस्थाम पर्यंत यानी तक। ये हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। इन सब उदाहरणों के 6 उदाहरणों के अलावा, 6 उपसर्ग या अव्यय के अलावा एक चीज़ आती है अव्ययीभाव समास में, वो आती है जैसे इसका एक अलग से उदाहरण आता है द्वियमुनम।
या एक आता है पंचगंगम। इनके समास जो है समास विग्रह वो होते हैं द्विगु समास की तरह। इनका समास विग्रह वो किसके अनुसार होगा? द्विगु समास के अनुसार। क्यों? क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है? जैसे जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञावाची हो वो कहलाता है द्विगु समास। तो इसमें भी देख लो, द्वि यानी दो, पंच यानी पांच। पहला पद संख्यावाची आया हुआ है, परंतु यह समास के उदाहरण है वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं वो उसका कारण बताएंगे। जैसे पहले इसका समास विग्रह करें तो समास विग्रह यही है, कैसे? जिस प्रकार से द्विगु समास का समास विग्रह होता है उसी प्रकार से इन दोनों का समास विग्रह होगा। जैसे द्वि यानी दो, यमुना, यमुनम यानी यमुनाओं यानी यमुना नदी, तो दो यमुनाओं का समूह है। द्विगु समास की यही परिभाषा होती है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है। और इसकी एक विशेषता होती है कि द्विगु समास हमेशा समाहार, किसमें? समाहार अर्थात समूह के रूप में चलता है। द्विगु समास हमेशा समूह के रूप में चलता है और इसमें षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। तो यही इनका करना है समूह के रूप में। कैसे? कि कम से कम दो या दो से अधिक शब्द इनके साथ में रहेंगे, यानी संख्यावाची है तो समूह दो या दो। यहाँ पर देखो दो, यहाँ पर देखो पंचम, पाँच, तो समूह है तो समूह के रूप में ये चलेगा। और इसमें समास विग्रह के समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जैसे इसका समास विग्रह करें तो दो यानी दो, तो दो यमुनाओं का समूह है। यमुना क्या है? आकारांत का स्त्रीलिंग, यमुना नदी। तो आकारांत का स्त्रीलिंग वो किसके अनुसार चलेगा? जैसे इसमें हमने किसके अनुसार चलाया? आकारांत का स्त्रीलिंग लता शब्द के अनुसार, तो यमुना भी लता शब्द के अनुसार चलेगा। तो लता शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? लता शब्द की षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है। क्यों? क्योंकि समार समूह के रूप में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो षष्ठी विभक्ति लगाना है यमुना में। तो यमुना, अब षष्ठी विभक्ति लगाना है उससे पहले ये देखो कि यहाँ पर कितनी यमुनाएं हैं? दो। तो द्विवचन की षष्ठी विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति? द्विवचन की षष्ठी विभक्ति। तो लता शब्द की द्विवचन की षष्ठी विभक्ति होती है लतियो। उसी प्रकार से यमुना की षष्ठी विभक्ति होगी यमुनियो। तो दो की हो जाएगी दव्यो, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। दव्यो यमुनाओं, तो यमुनियो। और समूह है, समूह की संस्कृत क्या है? समाहार। ठीक है, ये हो गया। सेम इसी प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। जैसे पंच यानी पांच, गंगम यानी गंगाओं का समूह है, तो पांच गंगाओं का समूह है। पांच गंगाओं का समूह है। यहाँ पर दो है तो द्विवचन, दो से ज़्यादा बहुवचन। तो गंगा ये भी आकारांत का स्त्रीलिंग है, लता के अनुसार चलेगा, परंतु द्विवचन में, यमुना के अनुसार नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पांच यानी दो से अधिक है तो बहुवचन। तो लता शब्द की बहुवचन की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? लतानाम। तो उसी प्रकार गंगा की पंच षष्ठी विभक्ति है वो बहुवचन की क्या होगी? गंगाणाम। तो पांच की पंचाणाम, गंगाणाम, और समूह है समाहार। अब यहाँ आप ये सोच रहे हो कि अब यही भाव समास पढ़ा रहे हैं और नीचे क्या है? द्विगु समास पढ़ा रहे हैं, तो शामिल में नहीं है। ये दोनों उदाहरण अब यही भाव समास के ही उदाहरण है। क्यों है? क्यों? तो इसका कारण है कि यदि किसी पद में पहला पद संख्यावाची आए, पहला पद संख्यावाची आए, परंतु उत्तर पद में यदि किसी
नदी का नाम आए, उत्तर पद में यदि किसी नदी का नाम आए तो उसका समास विग्रह है वो द्विगु समास की तरह ही होगा, परंतु वो उदाहरण है वो किसका माना जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में कि जिस समास के उदाहरण में यदि कोई पहला पद संख्यावाची आए और द्वितीय पद यानी उत्तर पद में किसी नदी का नाम आए तो उसका समास विग्रह है वो द्विगु समास की तरह ही होगा, परंतु वो उदाहरण किसका माना जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास कंप्लीट।